नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे फिर डिजिटल मीडिया की, ओटीटी की, भारत सरकार की तरफ से जारी नई डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस की। इस गाइडलाइन में कहने को तो ओवर द टॉप यानी ओटीटी जो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लाइव, इस तरह के जो तमाम प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन जहां ये गाइडलाइन चिंता का विषय बनती है वो है डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया या वेबसाइट्स पर नए तरीके के नियम बांधने लगाने की कोशिश, उनको कुछ नियमों के दायरे में बांधने की कोशिश। और इस विषय पे बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसको समझना बहुत ज़रूरी लग रहा है, इसलिए आज ये चर्चा करूँगा मैं। लेकिन बातचीत शुरू करूँ उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, इस वीडियो के साथ घंटी बजाना और इस वीडियो के लिंक्स को अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। सत्यहिंदी.com पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी का सदस्य बनकर उसके लिए भुगतान करके आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में, मजबूत रखने में मदद करते हैं, उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसकी जरूरत न सिर्फ हमको है बल्कि आपको भी है। और सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ गया है, उसका लिंक भी वहीं मौजूद है और आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर लगातार सत्य हिंदी के साथ जुड़े रह सकते हैं। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, कमर वहीद नकवी साहब हैं। ये सत्य हिंदी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं और इससे पहले ये बहुत लंबे समय तक आज तक के संपादक रहे हैं, न्यूज़ डायरेक्टर रहे हैं। और जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसको जब वो शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत में नकवी साहब की भूमिका रही है। और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो एनबीए की तरफ से न्यूज़ कंटेंट के रेगुलेशन के लिए बनाई गई अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जयस वर्मा हुआ करते थे, उस अथॉरिटी के भी नकवी साहब मेंबर रहे हैं। और इसलिए वो बिल्कुल सही पात्र हैं हमको ये समझाने के लिए कि सरकार जो ये गाइडलाइन लाई है, वो गाइडलाइन क्यों आई हैं, इन गाइडलाइंस के पीछे इरादा क्या है और जो कहा जा रहा है कि गंदगी साफ करनी है, क्या सचमुच वही इरादा है? नकवी साहब, आपको बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। धन्यवाद जी। और आपसे मैं पहले तो आपसे संक्षेप में सुनना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि सरकार जो गाइडलाइंस लाई है वो क्यों लाई है और इसमें ओटीटी पर कितना जोर है और न्यूज़ मीडिया पर कितना जोर है? देखिए, सरकार का जो पूरा जोर है वो तो सोशल मीडिया पर है, ओटीटी पर है और डिजिटल न्यूज़ मीडिया पर है। ये तीन जगहों पे जोर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि बात बड़ी लंबी है और गहरी है, तो हम लोग डिजिटल मीडिया पे ही अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो हम एक काम की बात कर पाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार को असल में डिजिटल मीडिया से बड़ी परेशानी रही है पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से, ख़ास तौर से तब जब कि बहुत छोटे छोटे स्तर पे बहुत से पत्रकारों ने अपने चैनल शुरू किए, अपने वेबसाइट शुरू की और उनकी जो है वो पहुंच बढ़ी, दर्शकों में, लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। तो ऐसा होने से धीरे धीरे करके जो डिजिटल मीडिया पे जो न्यूज़ पोर्टल थे वो एक तरह से मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के मीडिया का विकल्प बनने लगे। और मुख्य धारा का मीडिया, खासतौर से जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल हैं, उनकी जो छवि हाल के दिनों में काफ़ी ख़राब हुई है और उनको एक गोदी मीडिया के ठप्पे से लोग पहचानने लग गए हैं। उसके कारण लोगों को हमेशा तलाश रही कि एक वैकल्पिक मीडिया हो, जो स्वतंत्र मीडिया हो, जिस पर कारपोरेट का दबाव नहीं हो, जिस पर सरकार का दबाव नहीं हो। तो डिजिटल मीडिया में जो न्यूज़ पोर्टल थे या यूट्यूब वगैरह पे जो इस तरह के चैनल शुरू हुए न्यूज़ के, वो उन चैनलों ने और उन न्यूज़ पोर्टलों ने दर्शकों को एक बहुत ही मजबूत और शानदार विकल्प दिया, जो अपने तौर पर अपने संसाधनों से खबरें बटोर के और उनकी जो सच्चाई जो ना आम तौर पे मुख्य धारा के मीडिया के ज़रिए सामने नहीं आ रही होती थी, उन सच्चाई को सामने वो उजागर करने लगे। तो ये जो है चीज़ें सरकार के लिए परेशानी बनती गई। और मैं आपको ये कहूँगा कि असल में अगर आप देखें तो मामला ये है कि अभी जो मीडिया के तीन खंबे हम मान लें यहाँ पर, एक अखबार जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं,
एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल और तीसरा ये डिजिटल न्यूज़ पोर्टल। अब अखबारों की जो बात है, अखबार वैसे तो देश भर में 1,18,000 से कुछ ज़्यादा अखबार और पत्रिकाएं छपती हैं, लेकिन अगर सच में हम देखें तो गिनती के कुछ बड़े अखबार वो पूरे देश में पहुंचते हैं, जो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों के अखबार हैं, और उन सारी मीडिया कंपनियों के अपने तमाम तरह के कारोबारी हित हैं, तो उनकी एक सीमा है, वो उस सीमा के अंदर ही रह करके अपने अखबार निकालते हैं, और वो सरकार के लिए कभी सरकार को उनसे दिक्कत नहीं हुई, सरकार को उनसे परेशानी नहीं हुई। जो टेलीविज़न रहा है, टेलीविज़न न्यूज़ हाल के दिनों में टेलीविज़न न्यूज़ की जिस तरह की कवरेज रही है, जैसा जो है उन्होंने अपोजिशन की बैशिंग की है, जैसा उन्होंने प्रो गवर्नमेंट बहुत सारी जो है कैंपेनिंग की है, उससे उनकी छवि एक गोदी मीडिया की छवि हो गई है, तो उससे भी सरकार को परेशानी नहीं है। अब सरकार को परेशानी किससे है? सरकार को परेशानी डिजिटल मीडिया से है, जो बहुत छोटे छोटे रूप में कहीं गांव से, कहीं कस्बों से, कहीं छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, किसी के पास 10 20 30 पत्रकारों की टीम है तो किसी के पास 5 6 लोगों की टीम है, कोई जो है अकेले अपने ही बूते पर अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है या अपनी वेबसाइट चला रहा है। ऐसे लाखों पोर्टल जो है देश में चल रहे हैं, पूरे देश में, और जो जनता को एक स्वतंत्र विकल्प दे रहे हैं। और ये जो स्वतंत्र विकल्प है, इसमें पूंजी किसी की लगी नहीं है, इसमें कोई कारपोरेट पूंजी नहीं है, इस पर तो कारपोरेट का दबाव नहीं है, इस पे कोई जो है राजनीतिक दबाव नहीं है। इनका खर्चा कहाँ से चलता है? जो कुछ गूगल से या फेसबुक से विज्ञापन से मिल जाता है उससे, और बहुत से पोर्टल ऐसे हैं जो जनता के आर्थिक सहयोग से चल रहे हैं, कि जनता उन्हें आर्थिक सहयोग देती है क्योंकि जनता को लगता है कि ये सही पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इस प्रकार वो किसी प्रकार से सरवाइव कर रहे हैं। तो पर वो सरवाइव कर रहे हैं, पर वो स्वतंत्र हैं, तो वो फेयर भी हैं और वो फियरलेस भी हैं, वो निडर भी हैं और अपनी बात खुलकर कहते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है। तो बेसिकली आज के माहौल में सरकार के सामने कोई उस तरह की चुनौती, कोई जो मीडिया को पेश करनी चाहिए, यानी सरकार को आईना दिखाने का जो काम होना चाहिए, वो डिजिटल मीडिया ही कर रहा है, दूसरा कोई मीडिया नहीं कर रहा है। और इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बार ऐसे मौके आए जबकि टीवी न्यूज़ चैनलों की कवरेज को लेकर सवाल उठे, और वहाँ सरकार ने कई बार कहा, कभी खुलकर, कि साहब ये टीवी का जो काम है ये तो करीब करीब ठीक ही ठाक चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो है समस्या, सबसे ज़्यादा चैलेंज है डिजिटल मीडिया का है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो जो मन मर्जी से करता है। तो ये सरकार का पहले से था। तो मूल रूप से मेरा ये इसमें निवेदन है। जी, तो आपका मतलब ये है, मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ, मान लो कि सरकार डिजिटल मीडिया की जुबान बंद करना चाहती है या सरकार मीडिया की जुबान बंद करना चाहती है, या ये कह के मैं सरकार के साथ कुछ ज्यादती कर रहा हूँ? नहीं, मैंने कहा कि सरकार, देखिए मीडिया की, मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रिंट मीडिया में ज़्यादातर अखबारों से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पहले से सरकार वो टारगेट हासिल कर चुकी है। टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों में भी ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। तो और जो बचे खुचे इक्का दुक्का चैनल हैं, उनकी पहुंच, रीच उतनी ज़्यादा नहीं है, उनके दर्शक उतने ज़्यादा नहीं है, तो इससे सरकार को दिक्कत नहीं है। सरकार को दिक्कत क्या है? ये जो पूरे देश में तरह तरह से फैल गए हैं डिजिटल न्यूज़, यूट्यूब पे और ऐसे पोर्टल पे, और जो कोई एक पत्रकार चला रहा, कोई 2 पत्रकार चला रहे हैं, इस तरह से उनसे ज़्यादा दिक्कत है सरकार को। तो इसलिए अगर डिजिटल को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो जो डिजिटल पे जो कंटेंट आ रहा है, उस कंटेंट को वो नियंत्रित कर सकते हैं प्रभावी तौर पे। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कि अगर सरकार की, देखिए ये बात सही है, सरकार का कहना, मैंने वो गाइडलाइन पढ़ी है, उसमें सरकार के तर्क दिए हैं कि फेक न्यूज़ बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं, कई कारपोरेट वार में जो है वो आप किसी की छवि बिगाड़ रहे हैं, किसी कंपनी की, महिलाओं के खिलाफ बहुत से मामले ऐसे हो रहे हैं, या कम्युनल हार्मोनी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चुनौतियाँ जो अनकंट्रोल डिजिटल मीडिया से आ रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार की बात सही है। और ये भी बात सही है कि डिजिटल मीडिया कोई
पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए। अनरेगुलेटेड फ्रीडम तो कहीं पे भी स्वीकार्य नहीं है। जो भी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के कुछ नियम होते हैं जिनके साथ आपको करना चाहिए। यहाँ तक बात सही है, लेकिन बात यह है कि सरकार का इंटेंट क्या है। ये जो गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन इतने, आप देखें कि सरकार के ये खुद के आंकड़े हैं जो उसने अपनी प्रेस रिलीज में दिया है कि साहब देश में 44 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र हैं, 53 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र हैं, 41 करोड़ जो है फेसबुक यूज़र हैं। यानी देश की लगभग आधी आबादी सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रही है, और लगभग जो लोग ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हैं, मान लेना चाहिए वो लोग किसी न किसी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल पे कंटेंट कंज्यूम करते ही हैं। तो लगभग आधी आबादी डिजिटल मीडिया से न्यूज़ ले रही है। अब जब आधी आबादी को प्रभावित करने वाले माध्यम के रेगुलेशन की बात है, तो इस पर सरकार को पूरे देश में एक व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी। पत्रकारों से बात करनी चाहिए थी, फिल्मकारों से बात करनी चाहिए थी, वकीलों से बात करनी चाहिए थी, कानूनविदों से बात करनी चाहिए थी, नागरिक अधिकार संगठनों से बात करनी चाहिए थी, और तमाम राजनीतिक दलों से भी बात करनी चाहिए थी कि भाई इस पे कोई हम रेगुलेशन लाना चाहते हैं, रेगुलेशन होना चाहिए, उसका क्या स्वरूप हो, कैसे हो। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। और वही जो गाइडलाइन जारी करने के समय जो विज्ञप्ति आई सरकार की, उसको आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें सरकार ये कहती है कि दिसंबर 2018 में इन नियमों का पहला मसौदा तैयार हुआ, और उस मसौदे को जनता की राय के लिए रखा गया। कुल 171 कमेंट आए, और उस पर 80 काउंटर कमेंट आए। यानी अगर हम दोनों को टोटल करें तो 251 टिप्पणियां आई इस बहुत गंभीर मुद्दे पर। आप सोचें कि जो मीडिया देश की आधी आबादी कंज्यूम कर रही है, उस मीडिया के रेगुलेशन के लिए पूरे देश से अगर केवल 255 टिप्पणियां आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर कंसल्टेशन हुआ, किस लेवल पर सलाहकार हुआ। जाहिर सी बात है कि लोगों को अंधेरे में रखा गया, लोगों से राय नहीं ली गई। राय ली गई होती तो बहुत सारी बातें सामने आती। अब दूसरी बात हम आप आगे कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो गाइडलाइन है डिजिटल मीडिया के लिए, ये बिल्कुल अव्यवहारिक हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं। हाँ, मैं ये इस बात पे भी आना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ। जो सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बहुत जोर देके कहा कि साहब कोई गाइडलाइन है नहीं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने हैं उन सब का की अम्ब्रेला बॉडी है, उसने तुरंत जवाब दिया और उसके पहले वो बताया कि हमने 2019 में अपने लिए कंटेंट की गाइडलाइन बनाई हुई है, 2020 में उनको रिवाइज किया है, और ये बॉडी लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि हमसे बात करिए, हमको इस चर्चा में शामिल कीजिए। उनको भी शामिल नहीं किया गया। और जहां आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन में दिक्कत क्या है, वहां पे भी अगर हम जाएं, पीछे के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप तो एनबीएसए में रहे हैं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन मौकों पे शिकायत होती है किसी चैनल की कंटेंट को लेकर कि इस चैनल में ये गड़बड़ चल रहा है, या टेलीविजन चैनल चलाने के लिए एक नियमावली बनी हुई है, केबल टेलीविजन के रूल्स हैं, जिनके उल्लंघन पर कायदे से उस चैनल का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए या उसको कोई सजा मिलनी चाहिए। उसमें बहुत साफ साफ ये सब लिखा हुआ है जो ये इस गाइडलाइन में लिखा है। नफरत फैलाने वाली चीजें, पड़ोसी देश के खिलाफ कुछ न किया जाए। लेकिन जो हम आज टेलीविजन पे देख रहे हैं, उसको देखकर आपको लगता है कि वो गाइडलाइंस प्रभावी हैं, उनको लागू किया गया है? या आपके पास तो उदाहरण होंगे कि किस तरह की शिकायत लेकर लोग आते हैं और किस शिकायत पर कार्रवाई होती है और किस पर नहीं होती है, और सरकार किस कंटेंट को लेकर सबसे ज्यादा परेशान रहती है। देखिए, जब एनबीएसए नया नया बना था और जिस समय जस्टिस वर्मा उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद भी काफ़ी समय तक एनबीएसए बहुत ही प्रभावी बॉडी थी। और ये ज़रूर है कि हाँ, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन था वो केवल उन्हीं न्यूज़ चैनलों पर लागू होता था जो उसके सदस्य थे एनबीए के। जो एनबीए के सदस्य नहीं थे वो उसके अंडर में आते नहीं थे। ये उसका एक हैंडीकैप था। लेकिन एनबीएसए की तब जितने भी फैसले हुए, जितने भी उस समय चीज़ें आई, तो जी मैं रोक रहा हूँ एक सेकंड आपको, लेकिन ये बात थोड़ी सी साफ कर दें दर्शकों के लिए जो नहीं जानते हैं कि न्यूज़ बिजनेस के अंदर चलता क्या है। तो एनबीए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, जो न्यूज़ चैनलों की एक संस्था थी, जिसमें पहले लगभग सभी न्यूज़ चैनल शामिल थे, अगर मैं सही मुझे याद है तो। उन्होंने मिलकर बनाई थी।
सरकार ने जब एक बार इस तरह के सवाल उठाए, जैसे आज वो डिजिटल मीडिया पे उठा रही है, तो एनबीए ने कहा कि हम अपनी रेगुलेटरी बॉडी बना लेंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाई, जो लगभग एक अदालत की तरह काम करती थी। आप उसके पास शिकायत लेके जाएं, उस संबद्ध चैनल पे जुर्माना भी होता था, उनको फटकारा भी जाता था। तो एक तरह, और तमाम संपादक लोग घबराते थे इस बात से कि हमारी एनबीएसए में पेशी हो जाएगी। बाद में एनबीए में बंटवारा हो गया, कुछ लोग एनबीए छोड़कर चले गए, उन्होंने कहा हम एनबीए की नहीं मानते, उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बना ली है। अब उन्होंने अपना क्या रेगुलेटरी सिस्टम बनाया हुआ है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपको हो तो वो बताएं। लेकिन मेरा ख्याल है दर्शकों को इतनी बात साफ करना जरूरी था इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं वो बात यह है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक मामला था और एनबीएसए ने उस मामले में सुनवाई करने के बाद अर्नब गोस्वामी को दोषी पाया और उनसे कहा कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगे इस मामले पर। अर्नब गोस्वामी ने वो अपॉलॉजी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया और एनबीएसए के संबंध पे भी वो गए नहीं और अंततः जो है उन्होंने एनबीएसए हट करके अपना न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन बना लिया। उसकी जो खबर आई थी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन की, उसमें ये जिक्र ज़रूर था कि वो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन अथॉरिटी समथिंग कुछ बना रहे हैं। बनी कि नहीं बनी हमको नहीं पता, उस बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आज के तारीख में न्यूज़ चैनलों की दो एसोसिएशन है, एक एनबीए है जिसके अंदर 26 मीडिया कंपनियों के 77 चैनल हैं और एनबीएफ जो अर्नब गोस्वामी की न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन है जिसके अर्नब गोस्वामी अध्यक्ष हैं, उसमें उनका दावा है कि 78 न्यूज़ चैनल उनके साथ हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि देश के में सबसे बड़ी बॉडी है न्यूज़ चैनलों की। बहरहाल, लेकिन सवाल यह है कि भाई देश में कुल 401 न्यूज़ चैनल हैं। अब 77 न्यूज़ चैनल एनबीए के और 78 एनबीएफ के, तो गिनती तो पहुंचती है 155। तो ये बाकी 250 न्यूज़ चैनल वो कौन सी रेगुलेटरी मैकेनिज्म से रेगुलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो बेसिकली जो बात ये है, जो पूरा ये तामझाम है कि भाई पूरी जो इसमें है अस्पष्टता है कि भाई आप ये जो मैकेनिज्म आपने टीवी के लिए लागू किया वो क्या पूरे देश के टीवी न्यूज़ चैनलों के लागू है। फिर आपने जब ये हो गया है कि एक से अधिक एसोसिएशन काम कर रही है, कुछ लोग इसके साथ हैं, कुछ लोग इसके साथ हैं, कल को कुछ लोग दूसरों के साथ जा सकते हैं, कोई और एसोसिएशन बन सकती है। तो टीवी चैनल तो 400 में भाई, 400 में मान लो बहुत हो गया तो 10 एसोसिएशन बन जाएगी या 7-8 एसोसिएशन बन जाएगी। अब वो एसोसिएशन की अपनी अपनी अथॉरिटी हो, वो अथॉरिटी अपने अपने फैसले करे। एक ही तरह के मामले में एक अथॉरिटी मान ले कि ये उल्लंघन है, उसी मामले में दूसरी अथॉरिटी किन्हीं भी कारणों से मान ले कि नहीं ये सही कवरेज है, तो एक तो ये बड़ी भ्रम की स्थिति फैलेगी। लेकिन जो गाइडलाइन में अब क्या है कि ये जो टीवी चैनलों के लिए जो गाइडलाइन है, सरकार ने उसी गाइडलाइन को रेप्लिकेट किया है डिजिटल मीडिया के लिए, लेकिन ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। जो टीवी चैनलों के लिए सरकार की गाइडलाइन आई थी या जो अभी चल रही है कि पहला जो रेगुलेशन है वो टीवी ब्रॉडकास्टर के एंड पे होगा, यानी मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, मुझे मेरे कंटेंट से किसी दर्शक को शिकायत है, उसने मेरे को मेल भेजी या चिट्ठी भेजी, हमारे यहाँ एक कंप्लायंस ऑफिसर होगा, वो उस चिट्ठी को देखेगा, वो संपादकीय विभाग से जवाब तलब करेगा और अगर संपादकीय विभाग की गलती है तो संपादकीय विभाग से कहेगा कि भाई इसको आप क्षमा याचना के साथ खेद सहित आप इसका खंडन छाप दें। उससे यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो गया तो कोई बात नहीं, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो एनबीएसए यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के पास जा सकता है कि भाई ये हमारी शिकायत थी और हम इसका जो निपटारा हुआ उससे हम संतुष्ट नहीं है। वो व्यक्ति सीधे भी जा सकता है एनबीएसए के पास बिना पहला जो है कंप्लायंस ऑफिसर वाला स्टेप उसको उल्लंघन करके। और इसके ऊपर एक तीसरी जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो सरकार का है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, एक आध और मिनिस्ट्री, 2-3 मंत्रालयों को मिलाकर करते हैं। तो वो भी जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो सेम मॉडल जो है वो आपने डिजिटल मीडिया के लिए लागू किया। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सरकार ने कुछ सोचा समझा है? अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे
आपने कहा कि भाई हर न्यूज़ पोर्टल को एक कंप्लायंस ऑफिसर या ग्रीवांस ऑफिसर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो न्यूज़ पोर्टल टीवी चैनलों की तरह भारी भरकम तो होते नहीं हैं। न्यूज़ पोर्टल कोई पोर्टल 2 आदमी चला रहे हैं, कोई 6 आदमी चला रहे हैं, कोई कोई अकेला ही 5 चला रहा आदमी चला रहे हैं, कोई अकेले चला रहा है। अब वो कहाँ से ग्रीवांस अफसर को ढूंढ के लाएगा? अच्छा, है। जो मान लीजिए जो बहुत छोटे चैनल हैं, जो बहुत छोटे न्यूज़ पोर्टल हैं, बहुत सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं, उनमें कौन आदमी ग्रीवांस ऑफिसर बनेगा? संपादक बन नहीं सकता भाई, संपादक अपने खिलाफ थोड़ी शिकायत सुन सकता। और जो लोग संपादक को रिपोर्ट कर रहे हैं सहयोगी, वो भी नहीं बन सकते, तो उन्हें कहीं बाहर से कोई ग्रीवांस अफसर ढूंढ के लाना पड़ेगा। उसका खर्चा कौन उठाएगा? एक बात। दूसरी बात, अब आइए व्यवहारिक चीज़ों पे। अब जो गाइडलाइन कहते हैं कि जैसे ही आपको शिकायत मिले, वो शिकायत के 24 घंटे के भीतर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो ग्रीवांस ऑफिसर है वो 15 दिन में वो शिकायत का निपटारा कर देगा, करना है उसको, ठीक है। उसके बाद जो न्यूज़ पोर्टल है उसको हर महीने सरकार को कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी होगी कि भाई अब मेरे पास कितनी शिकायत आई, उन शिकायतों का विवरण क्या था, उनका हमने क्या डिस्पोजल किया, और वो भेजनी पड़ेगी सूचना प्रसारण मंत्रालय को, ठीक है जी। अब कोई जो छोटा चैनल है, छोटा न्यूज़ पोर्टल है, वो कहाँ से इतना इतना कर सकेगा? वो ये हर महीने जीएसटी का रिटर्न, जीएसटी का रिटर्न भरने का काम है। हर महीने वो सरकार को ऐसे ही कंप्लायंस रिपोर्ट भेजता रहेगा, तो कब अपना पोर्टल चलाएगा? एक। दूसरी बात, मैं एक और स्थिति बता रहा हूँ कि भाई एक एक जो है देश में कुख्यात आईटी सेल है, उसकी एक लाखों की ट्रोल आर्मी है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि उसको अमुक न्यूज़ पोर्टल पसंद नहीं है, तो उसने क्या किया कि उसके मेल बॉक्स में किसी खबर पे या 10-20 खबरों पे हजारों शिकायत ढकेल दी। अब वो न्यूज़ चैनल, तो न्यूज़ पोर्टल जो उन हजारों शिकायतों को डिस्पोज करने के लायक ही नहीं रहेगा, उसका संसाधन नहीं है, कर ही नहीं सकता। कंप्लायंस ही वो करता तो उनको रहेगा। कंप्लायंस नहीं करेगा, तो कंप्लायंस नहीं करेगा तो भाई वो शिकायत हो जाएगी। तो आप किसी भी छोटे न्यूज़ पोर्टल को अगर चाहें तो खाली फर्जी शिकायतों का बम्बार्डमेंट करके उन न्यूज़ पोर्टलों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और कुछ नहीं कीजिए। वो खबर सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, कुछ नहीं, अगर केवल परेशान करना हो तो हर खबर पे 100, 200, 500 शिकायतें उनके ईमेल पे डाल दीजिए, और उसके बाद बैठ के देखिए कि उनका डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो डिजिटल मीडिया के लिए ये जो गाइडलाइन आई है, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। ये तमाम छोटे न्यूज़ पोर्टलों के लिए बिल्कुल बहुत ही जो है वो नुकसानदेह साबित होगी। उनके सर्वाइवर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको अभी लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। जो मैंने सोचा कि भाई यहाँ तक स्थिति आ सकती, तो ये आ सकती। जी, तो ये आपने क्योंकि बहुत दूर तक सोचा, इसलिए आपको ये खतरा इस अंदाज में समझ में आ रहा है, जो कि जिन लोगों ने उसको बारीकी से नहीं देखा है वो उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये बात एकदम सही है। लेकिन इसके आगे भी आपको लगता है, जो जब आप लोग बात करते थे, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी में आप थे, तो आप लोगों ने इस पे कभी चर्चा की होगी, क्या मैकेनिज्म हो सकता है? क्या एक जैसे कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, उस तरह के कुछ इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर हों, या सरकार एक कोई ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाए, या सुप्रीम कोर्ट बनाए कि भाई हमारे पास शिकायत कीजिए जिसको करनी है, और हम हमारे ग्रीवेंस अफसर होंगे जिनकी कोई फीस होगी। आपका एक छोटा पोर्टल है तो इतनी फीस दीजिए, बड़ा पोर्टल है इतनी फीस दीजिए, यहाँ जमा करके रखिए आपकी, और उस हिसाब से आपकी शिकायतें हम निपटा देंगे। क्योंकि मुझे याद है जो बात आप कह रहे हैं, मैं जब चैनल चलाता था तो हमारे यहाँ तो बड़ा भारी लीगल सेल होता था, लीगल डिपार्टमेंट था, लेकिन वो भी एक एक एनबीएसए से आने वाली शिकायत पर हमारी जान खा के रखते थे कि ये एनबीएसए से शिकायत आई है, इसका जरा पूरा हिसाब बताइए और कंप्लायंस बताइए आपने कब किया है, क्योंकि हमको वहां रिपोर्ट देनी होगी, वरना हमारी खाट खड़ी कर दी जाएगी। अब मैं कल्पना कर रहा हूं सिर्फ आपकी बात सुन के, कि अगर मैं एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल चलाता हूं और मेरे पास सचमुच ऐसी शिकायतें आ गई और जिनका कंप्लायंस मैं नहीं कर पाया, और हो सकता है इसमें आगे जाके ये हो जाए कि सरकार कहे कि अब ठीक है आपका ये चैनल बंद, या आप ही बंद, हो सकता है दरोगा जी आए कहें चलो भाई तुम्हारा बुलावा आया है क्योंकि तुम्हारे पास कंप्लेंट्स आई थी, तुमने उनका हिसाब नहीं दिया है। तो खतरा कितना बड़ा है समझ में आना तो अभी बड़ा मुश्किल है, आपको समझ में आ रहा है और लोगों को भी आई कल्पना की जा सकती है। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या कोई मैकेनिज्म दिमाग में है जो अप्लाई किया जा सकता है, जिस पे आप लोगों ने विचार किया हो?
हाँ, देख मैकेनिज्म बिल्कुल है और मैं उस मैकेनिज्म पे थोड़ी देर में आना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने जो रेगुलेशन का जो पहला टियर था, यानी कि न्यूज़ पोर्टल अपना रेगुलेशन खुद करे, उसमें क्या-क्या संकट है ये आ सकता है, ये मैंने आपके सामने रखा। अब जो न्यूज़ पोर्टल का दूसरा मैकेनिज्म है कि साहब न्यूज़ पोर्टलों की एसोसिएशनें बने और वो एसोसिएशनें अथॉरिटी एक बनाए जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज हो और उसमें 5 या 6 गणमान्य व्यक्ति हों और वो उनके पास आने वाली शिकायतों का निपटारा करके करे। ठीक है, वो जो बिल्कुल टीवी न्यूज़ चैनल का मॉडल है, वो न्यूज़ चैनल वो यहाँ पे भी लागू किया, लेकिन ये भी व्यवहारिक नहीं है। कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। देश में 400 न्यूज़ चैनल हैं, उसमें 155 न्यूज़ चैनल 2 एसोसिएशनों में हैं, बाकी 250 न्यूज़ चैनल कहाँ है किसी को पता नहीं। के स्वतंत्र हैं। अब जो न्यूज़ पोर्टल हैं वो तो लाखों की संख्या में भाई, और तमाम अलग-अलग भाषाओं के हैं और वो छोटे-छोटे कस्बों से निकल रहे हैं। उनकी जो एसोसिएशनें बनेंगी, वो किस प्रकार से बनेंगी, वो कैसे अपने आप को रेगुलेट करेंगी, और फिर जैसे कि अभी न्यूज़ एनबीए जो अभी है और जो एनबीएफ जो अर्नब गोस्वामी की एसोसिएशन है, ये दोनों बिल्कुल दो फाड़ हैं। और इन एनबीएसए को जितनी चीज़ें लगीं कि ये जो है ये कंटेंट का वायलेशन है, एनबीएफ को तो नहीं लगी। उसमें से कोई भी चीज़ अर्नब गोस्वामी की के चैनल की इतनी जो सुशांत राजपूत केस में या दूसरे तमाम मामलों में जो कवरेज थी जिसकी बड़ी आलोचना हुई, तो मैंने तो नहीं सुना कि एनबीएफ की ओर से कोई जो है ऐसा जो है प्रेस रिलीज इशू हुई हो, ऐसा कोई कदम उठाया हो जिसमें उस कवरेज को आपत्तिजनक माना गया हो। तो 2 एसोसिएशन है, उसमें से एक सोचती है कि ये कंटेंट जो है वायलेशन करता है, दूसरी सोचती है कि कंटेंट वायलेशन। अब यहाँ पे चाबी किसके पास आती है? यहाँ पे चाबी आती है सरकार के पास, कि जो चाहे जब चाहे तो वो चुन ले कि ये कंटेंट का वायलेशन है और ये कंटेंट का वायलेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये मामला हो चुका है, मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं बता रहा हूँ आपको। पठानकोट के मामले में पठानकोट की कवरेज को लेकर के आज जब वहाँ पे आतंकी हमला हुआ था तो आपको बहुत से चैनलों से परेशानी थी उनकी कवरेज को लेकर के, जबकि उस समय जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसकी एक गाइडलाइन उस समय इफेक्टिव थी, जिस गाइडलाइन में बिल्कुल लिखा हुआ था कि आतंकी हमले के समय चैनलों को कवरेज किस तरह से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये गाइडलाइन की कापी सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास पहले से थी, ये गाइडलाइन काफ़ी पहले बन गई थी और जो न्यूज़ चैनल कवर कर रहे थे उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए कर रहे थे। लेकिन सरकार को लगा कि न्यूज़ चैनल जो है वो गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे, तो उन्होंने कुछ चैनलों को नोटिस दी। एनबीएसए को नहीं पूछा कि भाई इस पे आप करो, अगर एनबीएसए की गाइडलाइन थी, अगर उसका वायलेशन हो रहा था एनबीएसए को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, सरकार ने क्या किया, एनडीटीवी को ऑफ एयर कर दिया, लेकिन सेम वायलेशन के लिए बाकी चैनलों को नोटिस वोटिस देकर छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे आप पिक एंड चूज भी आपके पास है कि अगर सरकार के हाथ में मामला है, सरकार जो करना चाहती। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक तो जो पहला चरण है रेगुलेशन का, जहाँ की न्यूज़ पोर्टल खुद अपना रेगुलेशन करे, उसकी खामियां क्या है। जो दूसरा चरण है कि साहब न्यूज़ पोर्टलों की एसोसिएशनें बने और वो एसोसिएशन अपनी अथॉरिटी बनाए अलग अलग, और वो अथॉरिटी फैसले करे। उसमें क्या है कि देश भर में लाखों पोर्टल हैं, उनकी एसोसिएशनें कैसे बनेंगी, उनके खर्चे कौन उठाएगा, उसके जो 5-6 मेंबर होंगे उसकी मीटिंग का खर्चा और तमाम ये खर्चे कहाँ से उठेंगे, कैसे मिलेंगे, इस सब के बारे में सरकार ने नहीं सोचा। न्यूज़ चैनलों के पास तो पैसे की कोई बहुत कमी नहीं है, वो खर्चा उठा सकते हैं, पर छोटे छोटे पोर्टल ये खर्चा कहाँ उठाएंगे। और जब बहुत सारी एसोसिएशनें बन जाएंगी और उसमें बहुत सारे अनाप शनाप फैसले होने लगेंगे या नहीं होंगे, तो फिर सरकार को मौका मिलेगा कि सरकार जो है वो कहीं पे अपने मन से सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। एक अच्छा, दूसरी बात है कि इस मामले में कुछ भी सफाई नहीं कि जो लोग इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, यानी मैं अकेला हूँ, मैं न्यूज़ एनालिसिस या न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जिसको काफ़ी लोग देखते हैं। अब मैं किसी एसोसिएशन में शामिल होऊंगा कि नहीं शामिल होऊंगा, मेरा कंटेंट कैसे रेगुलेट होगा, पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे सिस्टम को बहुत ही फ्लॉड बना रही हैं। जो सरकार की गाइडलाइन है इसमें कुछ भी सोच विचार नहीं किया गया है
और ये डिजिटल मीडिया के लिए बहुत परेशानी खड़ी करने वाला है। अब जो आपका सवाल था, मैं उस पे आता हूँ जो आप पूछ रहे हो कि कंटेंट रेगुलेशन का क्या मॉडल होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से, और ये बात को मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, कि कंटेंट रेगुलेशन का एक अम्ब्रेला मॉडल होना चाहिए, एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए। उसको संसद से कानून बना करके उसकी स्थापना होनी चाहिए एक, और उसमें सभी, चाहे प्रिंट हो, चाहे टीवी हो, चाहे डिजिटल हो, जितने भी न्यूज़ के का कंटेंट जो भी लोग दे रहे हैं वो सभी उसके कराने चाहिए। और उन सभी को, जो भी आप जब अखबार निकालने के लिए शुरू करते हैं, या आपका अखबार है, या आप पत्रिका छापते हैं, या आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, या आप पोर्टल चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, तो आप पहले वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके मेंबर बने, उसको एक फ़ीस दें। वो फीस से उसका खर्चा चले उस बॉडी का। एक वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आज जो प्रिंट है, अखबार है, उसकी भी वेबसाइट है। आज जो टीवी चैनल है, उसकी वेबसाइट है। तो उसका कंटेंट डिजिटल में भी है, उसका कंटेंट टीवी में भी है, और जो अखबार है उसका भी कंटेंट डिजिटल पे। तो ये जो कन्वर्जेंस हो गया है, अच्छा, बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जिनके टीवी चैनल भी हैं, जिनके न्यूज़पेपर भी हैं, और जिनके पोर्टल भी हैं। तो ये जो कन्वर्जेंस हो गया है, इसमें अगर एक बॉडी रहेगी तो वो एक तरह के कंटेंट पे उसका व्यू, उसका जो इवेल्युएशन है, वो एक ही रहेगा। अगर अलग अलग होगी तो हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रिंट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको कोई आपत्ति नहीं लगे, टीवी वाले को लगे, या टीवी वाले को कोई आपत्ति नहीं लगे, डिजिटल वाले को लगे, तो उससे वो कन्फ्यूज़न फैलेगा। तो एक्चुअली ये जो कंटेंट है, और दूसरी बात ये भी कि जितनी कंपनियां हैं, ये एक ही कंटेंट को तो रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी उनका कंटेंट जो प्रिंट पे आता है उसी कंटेंट को वो वेबसाइट पे डालते हैं, उसके लिए कोई अलग से कंटेंट होता नहीं। तो एक बॉडी होनी चाहिए जो एक अम्ब्रेला बॉडी हो, जिसमें कि जो पूरी तरह से स्वायत्त हो, इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनॉमस होनी चाहिए, और उसका जो फंडिंग है वो भी ऑटोनॉमस होनी चाहिए। अब फंडिंग का एक जो है तरीका, जो मुझे लगता है, वो ये कि जो उसके मेंबर हों, पोर्टल हों, जो छोटे हैं वो छोटा कम पैसा दें, जो बड़े हों बड़ा पैसा दें, जो उनकी टर्नओवर है उसके हिसाब से फीस तय की जा सकती है, न्यूज़ चैनल अखबारों की, उससे उनकी फंडिंग हो सकती है। फंडिंग का दूसरा तरीका ये हो सकता है, सरकार नहीं, बल्कि या तो ऐसा कर सकते हैं कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे आप जो जीएसटी से कलेक्शन आता है उसको केंद्र सरकार भी रखती है और राज्यों को बांटती है, तो सेम तरीके से आप उसी कलेक्शन में से या एक ऐसा पूल बना दें जिसमें राज्य सरकारें भी कंट्रीब्यूट करें, केंद्र भी कंट्रीब्यूट करें, ताकि किसी एक सरकार का पैसा नहीं लगे, और वो पैसे से आप जो है इस ऑटोनोमस बॉडी को फंड करें। ये ऑटोनोमस बॉडी ठीक वैसे ही काम करे जैसे देश का सुप्रीम कोर्ट काम करता है। इस ऑटोनोमस बॉडी के नीचे राज्यों में अलग अलग इकाइयां हों, जैसे हाई कोर्ट काम करते हैं, और लोग इन्हीं के यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करें, और सरकार को भी शिकायत हो तो सरकार खुद जांच पड़ताल ना करे, सरकार भी वहीं जाके अपील करे कि भाई ये कंटेंट से हमें शिकायत है, आप उसका निपटारा कीजिए। तो ऐसे में एक तो जो फैसले होंगे, जो कंटेंट के बारे में जो नीतियां होंगी, जो राय होगी, जो आकलन होगा, वो एक रूपता उसके अंदर होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई मीर घाट जा रहा है, कोई तीर घाट जा रहा है। एक और दूसरे, ये सरकार के दबाव से मीडिया पूरी तरह मुक्त रहेगा, और सरकार को भी कोई दिक्कत है मीडिया से तो वो जाए उस अथॉरिटी में और कहे कि भाई ये दिक्कत है, इसको आप देखिए, और अथॉरिटी जो फैसला करे उसको सरकार भी माने, और उसको हम मीडिया का कंटेंट करने वाले लोग, यही सबसे अच्छा तरीका। क्योंकि अगर जो अभी का जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में क्या है कि अंतिम लगाम सरकार के हाथ में है। आप कह रहे हो कि सेल्फ रेगुलेशन है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं, या जो सेल्फ रेगुलेशन के जो भी मैकेनिज्म बने हैं, सरकार ने बार बार इसका उल्लंघन करके मामले को अपने हाथ में लिया है। जब उसको लगा, जब उसने चाहा तो उसने लिया है। तो इसलिए वो जब भी उसको लगेगा कि ये चीज़ उसके हित में नहीं है, तो वो उसको लेगी। और दूसरी बात है कि सरकार जो है वो जज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार एक पार्टी है। सरकार अपने आप में एक पार्टी है। हर सरकार, देश में कोई भी सरकार, उसका अपना एक राजनीतिक एजेंडा होता है, और उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो वो उस सर्टेन पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेकर के
या सर्टेन वैचारिक इंटरेस्ट लेकर के कोई आदमी पक्ष तौर पर तो जज नहीं हो सकता, फिर वो यही करेगा कि जो उसके अनुकूल है वो तो ठीक है, चाहे गलत भी हो, लेकिन जो उसके प्रतिकूल है वो उसको दंडित करेगा। तो आज कई मामले में ऐसे हो रहा, हम सरकारों के बहुत सारे मामले को देख रहे हैं। अब जैसे छोटा मामला ले लीजिए ना, उत्तर प्रदेश का मामला है। एक पत्रकार रिपोर्ट करता है कि भाई इस जगह पे मिड डे मील में ऐसे गड़बड़ी हो रही है। सरकार को लगता है कि ये आदमी जो है हमारी इमेज खराब कर रहा है, वो उल्टे उसी पत्रकार पे मुकदमे कर देती हुई है, उस पे एफआईआर कर देती। अरे भाई वो तो आपकी मदद कर रहा है भाई सरकार बहादुर, कि भाई आपके जो अफसर हैं वो कैसी गड़बड़ी कर रहे हैं, इनको दंडित करना चाहिए। और सरकार को लगता है कि नहीं भाई ये इस रिपोर्ट से सरकार की छवि खराब कर रहा है, इसी को मारो कस के। तो ऐसी सोच तो सरकारों में कभी भी आ सकती है और आ ही रही है, और बहुत सी सरकारें ऐसी, बिहार की सरकार के बारे में हम बहुत चीज़ें सुनते रहे ऐसे। और भी पहले वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बात हो रही थी कि जब जोगी सरकार थी वहाँ पे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो राज्य स्तर पे भी सरकारें तमाम इस तरह की चीज़ें करती रही हैं और तमाम इस तरह की खबरें आती रही हैं। तो अगर मीडिया के किसी भी प्रकार के रेगुलेशन की कमान आप सरकार के हाथ में देंगे, तो अंत में उसका जो है नतीजा यही होगा कि मीडिया के प्रतिकूल ही जो है वो चीज़ जाएगी कभी भी वो, और वो मीडिया को गुलाम ही बनाएगी, वो मीडिया को स्वतंत्र नहीं बना सकती। जी, नकवी जी धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने समझाया और साथ में आपने एक अल्टरनेट मॉडल भी सुझाया जो मुझे लगता है कि ठीक दिख रहा है, और अगर जिन लोगों को ठीक नहीं दिख रहा है, उनके लिए भी ये एक बुनियाद है जिसके आधार पर खड़ा बात करके, चर्चा करके आगे एक और इफेक्टिव मॉडल उनको सूझता है इसमें कुछ और सुधार हो सकता है, तो वो लागू किया जा सकता है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि निंदक नियरे राखिए यूँ ही नहीं कहा गया है। ये जो निंदक होता है, आपके कामकाज की आलोचना करता है, वो दरअसल आपको बेहतर काम करने के रास्ते दिखा रहा होता है, आपको उसके लिए प्रेरणा दे रहा होता है। और ऐसे में नाम लेना बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन नाम लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती मशहूर थी इस बात के लिए कि वो दिन भर टीवी देखती थी। उनके कई अफसरों ने मुझसे कहा कि वो दिन भर टीवी देखती हैं, और अगर टीवी पे कोई खबर सरकार के बारे में आ गई, तो उस अफसर की खैर नहीं है जिस अफसर के जिम्मेदारी उस खबर के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए वहां बल्कि कई अफसर ऐसे भी थे जो एक दूसरे अफसर के खिलाफ खबरें टीवी में चलवाने का प्रयास लगातार करते रहते थे, क्योंकि वो कहते थे हमसे तो बात करती नहीं है, लेकिन टीवी देखती हैं और ध्यान से देखती हैं, और टीवी देखकर एक्शन करती हैं। तो एक मॉडल वो भी है, एक मॉडल ये भी है कि अगर टीवी देख लिया तो पता करवाओ कि किसने खबर लिखी है, उसके खिलाफ मुकदमा करो, उसको बंद करवा दो। ये दोनों रास्ते सही हैं कि नहीं, ये फैसला आपको करना है। और मैं आपका धन्यवाद एक बार फिर करता हूं नकवी जी, और इसी के साथ अब इजाजत चाहता हूं दर्शकों से भी। आखिर में एक बार फिर आग्रह करूंगा आप सबसे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी नहीं बजाई है, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वो दोनों काम करें। साथ में इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर करना और इसे लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।